दोस्तों, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का कॉन्वर्सेशन में विशेष तौर पर टेम्पररी एक्शन और प्लान्ड एक्शन को दर्शाने के लिए किया जाता है। हालांकि अभी हम लोग को ग्रामर में नहीं जाना है। किसी भाषा को अगर बोलना सीखना है, अगर हमें स्पोकन इंग्लिश सीखना है, तो हमें शब्द भंडार बढ़ाने पड़ेंगे, हमें वोकेबलरी बढ़ाने हैं, फ्रेजेस को सीखना है जो हम अपनी अभिव्यक्ति को रख सकें। हमें सेंटेंस पैटर्न पे फोकस करना है और साथ ही साथ एक्सप्रेशन को हमें देखना है। इन बातों पे फोकस करना है। हम ग्रामेटिकली सही बोल रहे हैं, गलत बोल रहे हैं, अभी हमें इस पे ध्यान ही नहीं देना है। इसकी बात बाद में आएगी। एक लेवल पे जब हम आ जाएंगे, बोलना सीख जाएंगे, तो जो गलतियां होंगी उसमें करेक्शन के लिए फिर हम लोग उधर मुड़ेंगे। अभी प्रोनाउंसिएशन, वोकेबलरी, फ्रेजेस, एक्सप्रेशन और सेंटेंस पैटर्न, इतना पे ही हम लोग को फोकस्ड रहना है। तो आज हम लोग कुछ ऐसे सेंटेंस पैटर्न देखेंगे प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस से, जिसके तहत हम लोग क्वेश्चन पूछेंगे, और ये हम लोग पूछते हैं, हमेशा बातचीत में इस्तेमाल करते हैं और बहुत सिंपल और इजी भी है। तो चलिए हम लोग देखते हैं। इसके साथ साथ आज हम लोग मैनर्स और एटिकेट्स के कुछ वर्ड्स और फ्रेजेस भी सीखेंगे, जिसका हम लोग इस्तेमाल भी करते हैं, लेकिन किन परिस्थितियों में कैसे इस्तेमाल करेंगे आज उसे हम लोग सीखते हैं। चलिए आते हैं टॉपिक पर। पहला सेंटेंस है, आप किसे खोज रहे हैं। अगर हमें बोलना होगा कि आप किसे खोज रहे हैं, या आप किसको खोज रहे हो, या तुम किसको खोज रहे हो, तो ये जो सेंटेंस है तीनों एक ही अर्थ में है। तो इसके जो इंग्लिश होंगे, हु आर यू लुकिंग फॉर। इस तरह के सेंटेंस पैटर्न में प्रेपोजिशन लास्ट में होता है। आप किसे खोज रहे हो, ठीक है, तो यहां क्या होगा, हु आर यू लुकिंग फॉर। हु आर यू लुकिंग फॉर। लुकिंग फॉर मतलब होता है खोजना, ठीक है, यह फ्रेज है। बात समझ में आ रही है। तो लुकिंग फॉर फ्रेजल फॉर्म है, तो लुकिंग फॉर मतलब होता है खोजना। तो हु आर यू लुकिंग फॉर, आप किसे खोज रहे हो। चलिए नेक्स्ट सेंटेंस में आते हैं, आप क्या खोज रहे हो। अभी हम लोगों ने जाना आप किसे खोज रहे हो, तो किसे जब व्यक्ति पर्सन की बात की तो हमने हु का इस्तेमाल किया यहां पे। अब है क्या कि आप किसे खोज रहे हो, किसी वस्तु, ठीक है। अब क्या खोज रहे हो, तो क्या खोज रहे हो, तो इसमें कोई वस्तु आएगा, कोई पदार्थ आएगा, कोई चीज आएगा, ठीक है। तो इसके लिए व्हाट का प्रयोग करेंगे। जैसे वहां हु का था, यहां पे व्हाट का प्रयोग करेंगे। जैसे व्हाट आर यू लुकिंग फॉर, आप क्या खोज रहे हो, व्हाट आर यू लुकिंग फॉर। नेक्स्ट, आप क्या देख रहे हैं, या आपकी निगाह कहां है, ठीक है, आप क्या देख रहे हैं। जैसे अगर कोई कुछ देख रहा है कि ध्यान कहीं और है, तो हम पूछते हैं कि आप क्या देख रहे हैं, आपकी निगाह कहां है, ठीक है। तो इसके लिए क्या सेंटेंस होगा, व्हाट आर यू लुकिंग एट। व्हाट आर यू लुकिंग एट, फॉर की जगह पे एट हो गया, ठीक है। बहुत सिंपल पैटर्न है, इसलिए मैं कह रहा हूं कि बोलने के लिए बहुत मेहनत करने की जरूरत नहीं है। उसमें ग्रामेटिकल देखना है ना, उसके सेंटेंस स्ट्रक्चर पे फोकस करना, पैटर्न को देखना है हमें, ठीक है। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, व्हाट आर यू लुकिंग एट। और ये सेंटेंसेस ऐसे हैं कि हम लोग हमेशा सुबह से शाम तक इस्तेमाल करते हैं। व्हाट आर यू लुकिंग एट, आप क्या देख रहे हैं, या आपकी निगाह किस पर है, आपकी निगाह किस पर है। चलिए अगला सेंटेंस में, आप किससे बात कर रहे हैं। हमेशा हम लोग प्रयोग करते हैं इसका, आप किससे बात कर रहे हैं। हु आर यू टॉकिंग टू, पैटर्न सेम है। हु आर यू टॉकिंग टू, हु आर यू टॉकिंग टू, प्रेपोजिशन यहां पे टू हो जाएगा। बातचीत का टॉक होता है, टॉकिंग हो जाएगा, ठीक है। कंटिन्यूअस टेंस है, आर का प्रयोग है, इसलिए व्हाट हु आर यू टॉकिंग टू, ठीक है। नेक्स्ट है, आप कौन सी फिल्म देखने जा रहे हैं। अब किसी को कहेंगे आप कौन सा फिल्म देखने जा रहे हैं, ठीक है। तो क्या होगा, विच मूवी आर यू गोइंग टू वॉच। विच मूवी आर यू गोइंग टू वॉच, ठीक है। विच मूवी आर यू गोइंग टू वॉच,
ठीक है, सेंटेंस पैटर्न लगभग सेम है, सब इंट्रोगेटिव है। ठीक है, नेक्स्ट, क्या मेरी बात आपको समझ में आ रही है? ये हमेशा हम लोग बातचीत में प्रयोग करते हैं। जैसे कुछ मैं बता रहा हूँ, अगर मैं कहता हूँ क्या मेरी बात समझ में आ रही है, क्या समझ रहे हो आप? आर यू गेटिंग? ठीक है, आर यू गेटिंग मतलब क्या आप समझ रहे हो? ठीक है, आर यू गेटिंग मीन्स क्या आप समझ रहे हो, मेरी बात आपकी समझ आ रही है। ये सबके एक ही अर्थ होते हैं। ठीक है, इसलिए उसका जब इंग्लिश होगा तो एक ही सेंटेंस में आर यू गेटिंग मी, आर यू अंडरस्टैंडिंग मी, ये बातचीत में अच्छा नहीं लगता है। ठीक है, गेटिंग की जगह पे अंडरस्टैंडिंग भी लगा सकते हो आप, लेकिन वो अच्छा नहीं लगता है। अब जैसे यहाँ पे है कि अभी बातचीत हम लोग कर रहे थे, आप किससे बात कर रहे हो, तो इसमें आप कह सकते हो, यहाँ पे है ना कि आप किससे बातचीत कर रहे हैं। अभी हम लोग यहाँ पे देखा तुरंत ही, तो इसमें क्या था कि हु आर यू टॉकिंग टू। अब इसको ऐसे भी बोल सकते हैं, टू हुम आर यू टॉकिंग। तो टू पहले लगा देते हैं, उसके बाद हु की जगह पे वहाँ पे हुम लगाना पड़ेगा। ठीक है, लेकिन वो थोड़ा सा बातचीत में कंफर्टेबल नहीं लगता है, और जो चलन में सबसे ज़्यादा अभी है वो इस सेंटेंस को इस तरह से बोली जाती है। ठीक है, हु आर यू टॉकिंग टू। बात समझ में आई? तो उसी तरह से क्या आप मेरी बात समझ में आ रही है? क्या मुझे आप समझ पा रहे हो? क्या समझ रहे हो? ये तीनों सेंटेंस हिंदी में जो बोल रहे हैं उसके एक ही होंगे, आर यू गेटिंग मी। ठीक है, तो ये नए सेंटेंस पैटर्न आज हमने देखा। इस पे आप कई तरह के और भी सेंटेंसेस बना सकते हो, आप बना के देखोगे। और अगर कहीं प्रॉब्लम आता है तो व्हाट्सएप नंबर है डिस्क्रिप्शन में, इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन है, ट्रायंगल शेप्ड आप बटन देख रहे हो, क्लिक करोगे वहाँ पे आपको डिस्क्रिप्शन भी मिल जाए, साथ ही साथ मेरा व्हाट्सएप नंबर, ईमेल आईडी और मेरे सारे प्रकार के वीडियोस के वहाँ पे लिंक भी मिल जाएंगे, लिटरेचर, ग्रामर, राइटिंग, रीडिंग सेक्शन सबके। चलिए आते हैं आप नेक्स्ट, जो एटिकेट और मैनर से रिलेटेड वर्ड हैं जिसका हम लोग इस्तेमाल हमेशा करते हैं, लेकिन किन परिस्थितियों में कैसे करना है उसको आज हम लोग सीखते हैं। देखिए, जैसे एक्सक्यूज़ मी, अब आप कहीं जा रहे हो भीड़ में, अब कोई सामने खड़ा है, उसको आप हटने के लिए कहोगे तो उनकी ध्यान अपनी ओर आकर्षित करना है, तो एक्सक्यूज मी प्लीज़। तो उसका मतलब होता है कि जरा सा हट जाइए, वो खुद ही समझ जाएगा कि वो हटने के लिए कह रहा है। अब किसी को कुछ बात बतानी है या कुछ पूछना है, पहले ध्यान आकर्षित करने के लिए हम लोग कहते हैं एक्सक्यूज मी, कैन यू हेल्प मी। ठीक है, पहले तो उससे एक्सक्यूज मी करके ध्यान उसका आकर्षित किया, उसके बाद कहते हैं क्या आप मेरी मदद कर पाएंगे या क्या आप मेरी मदद करेंगे। ठीक है, ये तरीका है कि हम किसी को अगर घसकने के लिए भी कह रहे हैं एक्सक्यूज मी प्लीज़। ठीक है, अब उसका पहले ध्यान आकर्षित करना, उसके बाद हम आगे की बात करेंगे। तो एक ध्यान आकर्षित करने के सेंस में, और इसका मतलब हिंदी में होता है, क्षमा कीजिएगा, अब किसी को कोई खड़ा है, अगर हमें उनका नाम जानना है, ठीक है, तो पहले तो ध्यान आकर्षित करेंगे एक्सक्यूज मी। ठीक है, मे आई नो योर नेम प्लीज़, क्या आप अपना नाम बता सकते हैं, या फिर क्या मैं आपका नाम जान सकता हूँ। बात समझ में आ रही है ना? तो एक्सक्यूज मी का प्रयोग इस सेंस में होता है। जैसे एक सेंटेंस मैंने एग्जांपल के तौर पे यहाँ पे लिखा है, एक्सक्यूज मी, मे आई नो योर नेम। ठीक है, उसके साथ प्लीज़ भी ऐड कर सकते हैं और भी थोड़ा पोलाइट हो जाएगा। ठीक है, तो एक्सक्यूज मी का कई सेंस में है। हाँ, क्षमा कीजिए का अर्थ में एक तो ध्यान आकर्षित करना, हटने के लिए किसी को कह रहे हैं आप, ठीक है, या फिर कोई बात कहनी है तो उसकी शुरुआत के लिए। ठीक है, पहले आपकी तरफ मुखातिब हो तो फिर आप प्रश्न करें। नेक्स्ट आता है सॉरी। हमेशा हम लोग कहते हैं अगर कोई गलती हमसे हो गई, ठीक है, तो क्षमा के लिए हम लोग सॉरी का प्रयोग करते हैं। या फिर कोई थोड़ा क्या कहते हैं, रिग्रेट अगर करना होता है, रिग्रेट माने पछतावापूर्ण, ठीक है, एक जैसे कुछ पछता रहे हैं आप, ठीक है, या किसी बात से आप दुखी होकर आप कह रहे हो। ठीक है, जैसे एक सेंटेंस मैंने यहाँ पे लिखा है, देखिए, आई एम सॉरी। अगर आप कोई गलती हो गई तो क्षमा के लिए आई एम सॉरी मतलब मुझे क्षमा कीजिए, इसका तात्पर्य ये है एक सेंटेंस का। दूसरा, आई एम सॉरी टू से, मुझे कहते हुए बड़ा दुख हो रहा है, मतलब किसी चीज़ से मैं दुखी हूँ और मैं आगे व्यक्त कर रहा हूँ, तो आई एम सॉरी टू से,
मैंने यहाँ दुख व्यक्त करने की बात है। एक सॉरी मतलब होता है कि वो जो क्षमा करने की बात हो रही है, और दूसरा सॉरी का आई एम सॉरी टू से मतलब मैं दुखपूर्वक ये बात कह रहा हूँ, ठीक है। और फिर रिग्रेट करने के लिए भी सॉरी का प्रयोग किया जाता है। तो 3 अर्थों में हम सॉरी का प्रयोग कर सकते हैं, ठीक है। तो अब बातचीत में आप इस्तेमाल करोगे, ये मैनर है, मतलब एक होता है कि इससे आपके प्रति लोगों का रिस्पेक्ट आएगा कि इन्हें तरीका, मतलब एक होता है कि एक व्यवहार कुशल व्यक्ति है, अगर कोई गलती हुई तो क्षमा मांग रहे हैं, इन्हें किसी बात का पछतावा है तो वो सॉरी कह रहे हैं, ठीक है। या फिर दुखपूर्वक कोई बात कहनी है, बात समझ में आ रही है। जैसे होता है आई एम सॉरी टू से द वे यू एक्टेड वॉज नॉट अप्रोप्रिएट, ठीक है। मुझे ये कहते हुए दुख हो रहा है कि आपने जिस तरह से एक्ट किया, ठीक है, जिस तरह से व्यवहार किया वो उचित नहीं था। बात समझ में आ रही। तो इस तरह से अर्थों में भी हम किसका प्रयोग करते हैं, सॉरी का प्रयोग करते हैं। उसके बाद पार्डन, पार्डन मतलब होता है क्षमा करना। तो कई अर्थ होते हैं इसके, जैसे आई बेग पार्डन, अगर आपने कोई गलती किया तो उसके लिए आप माफ़ी मांग रहे हो तो आई बेग पार्डन। एक होता है कि जब कोई कुछ बता रहा है और आपने नहीं सुना तो पार्डन प्लीज़, मैंने रिपीट करने के अर्थ में आप रिक्वेस्ट कर रहे हो कि एक बार रिपीट कीजिए प्लीज़, ठीक है, एक बार फिर से बताइए। उसके लिए भी यहाँ किसका प्रयोग करते हैं, पार्डन प्लीज़। अगर मैं पढ़ा रहा हूँ आपको कुछ समझ में नहीं आया, सर पार्डन प्लीज़, मैंने उस बात को फिर से रिपीट करिए, तो रिपीट करिए के अर्थ में भी पार्डन प्लीज़ का अर्थ होता है, ठीक है। हालांकि उसका अर्थ क्षमा करना ही है, लेकिन वहाँ अर्थ वो जो समझेंगे वो फिर से दोहराने की बात होगी। एक पार्डन में सीधे सीधे क्षमा। उसके बाद देखिए आई बेग योर पार्डन, मैं आपसे क्षमा मांगता हूँ, ठीक है। कोई अगर हो गया फॉर्मली कोई गलती हो गई तो फॉर्मल एक तरह से उनसे क्षमा मांगी जा रही है, उसके लिए इसका प्रयोग करेंगे। अब पार्डन मी, अब सिंपल उसको क्षमा करने की बात अगर कर रहे हैं तो पार्डन मी। फिर नेक्स्ट आता है एपोलोजाइज, ठीक है। एपोलोजाइज ये तो इनफॉर्मल रूप में इस्तेमाल होता है, फॉर्मल के रूप में इसका इस्तेमाल कभी कभी कर सकते हैं, लेकिन एपोलोजाइज ये फॉर्मल क्या कह सकते हैं, उसको माफ़ी मांगना है। जब हम फॉर्मली, ठीक है, किसी से माफ़ी मांगते हैं तो उसके लिए एपोलोजाइज का प्रयोग करते हैं। जैसे आई एपोलोजाइज फॉर दिस, ठीक है, इसके लिए मुझे क्षमा कीजिएगा, ठीक है। आप वो फॉर्मल रिटन में भी इस्तेमाल कर सकते हो, फॉर्मल स्पोकन में भी इस्तेमाल कर सकते हो, तो इसके लिए एपोलोजाइज है। अब थैंक यू, थैंक यू क्या होता है कि कोई आपके लिए कुछ किया तो आप आभार व्यक्त करने के लिए कहते हो धन्यवाद, ठीक है, तो उसके लिए थैंक यू है। और फिर थोड़ा सा आभार, गहरा आभार व्यक्त करना है या ज़्यादा ही आपको मन में आपकी कृतज्ञता दिखती है तो उसके लिए कह लॉट्स ऑफ थैंक, ठीक है, या थैंक्स अ लॉट, ठीक है। फिर उसके बाद क्या होता है, किसी चीज़ को आपके लिए किसी ने कोई कार्य किया, हेल्प किया मान लीजिए, तो आप कहते हैं थैंक यू फॉर द हेल्प, ठीक है, थैंक यू फॉर द कॉपरेशन यू एक्सटेंडेड टू मी, ठीक है, जो कॉपरेशन आपने दिया मुझे उसके लिए धन्यवाद। तो थैंक यू फॉर जो बात है उसको आगे लिख सकते हैं, या सिंपल थैंक्स, धन्यवाद। कोई आपको सपोज मान लीजिए आपके लिए कुछ ला के दिया, आप कहते हैं थैंक्स। फिर अब ऐसा होता है कि कुछ कोई ऑफ़र कर रहा, आपको नहीं लेना है, ठीक है, तो आप नो थैंक्स, तो कहते हैं नहीं बहुत बहुत धन्यवाद, ठीक है, कहने मतलब कि मुझे ये चाहिए नहीं, आपने जो देने की कोशिश की इसके लिए आभार। बात समझ में आ रही है। तो इस भाव के लिए हम थैंक्स का प्रयोग करते हैं। तो थैंक यू, थैंक्स अ लॉट, थोड़ा गहरा आभार व्यक्त करने के लिए। फिर थैंक्स हम फॉर्मल रूप में कहते हैं किसी को, और थैंक्स फॉर अगर पर्टिकुलरली किसी कार्य को, आपके लिए किसी कार्य को किसी ने किया तो उस कार्य को भी मेंशन करेंगे, थैंक यू फॉर रेस्ट ऑफ द हेल्प जो उन्होंने किया है या जो मदद आपकी की है या आपके लिए जो कुछ भी किया है उसको मेंशन कर सकते हैं आप, ठीक है। तो इस प्रकार हम एक्सक्यूज मी, सॉरी, पार्डन, एपोलोजाइज और थैंक यू का प्रयोग करेंगे। तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट है कि ये हमारा चेहरा है। जिस तरह से जब हम कोई भाषा सीखते हैं ना, तो भाषा जैसे हमारे शरीर का
फेस जो होता है सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है। सबसे पहले चेहरा लोग देखते हैं और उससे प्रभावित भी होते हैं कि आपका चेहरा एक्सप्रेशन कैसा है, चेहरा कैसा है। तो जैसे ये इम्पॉर्टेंट है किसी भी लैंग्वेज के लिए, ये उसी तरह से फेस है। इसको जानिए, इसका बहुत ढंग से इस्तेमाल करना है और ये आदत में आनी चाहिए, प्रैक्टिस में आपको लाना होगा, तभी वो समय पर निकलेगा। और उस तरह से अलग अलग पर एक ही वर्ड का इस्तेमाल है, कई परिस्थितियों में होता है। तो जब आप प्रैक्टिस करोगे तभी आप उसको सही ढंग से इस्तेमाल कर सकते हो। तो चलिए आज मैं इस वीडियो को यहीं अंत करता हूँ। आप लाइक करेंगे, शेयर करेंगे और सब्सक्राइब भी कीजिए ताकि परिवार बढ़ेगा, तो फिर हम लोग जल्दी से लाइव आ पाएंगे, लाइव इंटरेक्शन होगा और फिर उस समय और भी ज़्यादा इंटरेस्टिंग